आ रहा है क्या अंकुर शिवाजी? छोड़ क्यों रहा है? नमस्कार। आज मैं फेसबुक लाइव पर आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। विश्व भर में दुनिया के लोग एक बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं। भारत भी उस विभीषिका से अछूता नहीं है। इस विभीषिका से जूझते समय विद्यार्थी परिषद ने एक अभिनव प्रयोग किया है कि हमारे युवा कार्यकर्ताओं का और लोगों का वैचारिक अधिष्ठान, वैचारिक प्रबोधन, वैचारिक अधिष्ठान को सुदृढ़ करने के लिए हो। और इसी श्रृंखला में मैं प्रकाश नायक, विद्यार्थी परिषद का पूर्व कार्यकर्ता, वर्तमान में संघ के दायित्व में प्रांत का सह व्यवस्था प्रमुख, आप सबके बीच लाइव उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय थोड़ा एकेडमिक विषय है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं तो इसकी आज आवश्यकता क्यों पड़ी, आज हम क्यों प्रबोधन कर रहे हैं, इसको पहले सिद्ध करना आवश्यक है। तो वास्तव में राष्ट्र के बारे में जो हमारी अवधारणा है उससे दुनिया कम ही परिचित है, लोग इसको कम ही जानते हैं। तो इस से सबका परिचय हो। अभी और भी वैचारिक भ्रम पैदा किया जाता है पूरी दुनिया में और भारत में, सब जगह लोग ऐसे ही इस हमारी विचारधारा को, सांस्कृतिक विचारधारा को, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को नकारने में लगे हुए हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, कुछ दिनों पहले कन्हैया कुमार गिरफ्तार हुए थे। जेएनयू में बड़ा भारी हंगामा किया था। हंगामे के बाद गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के बाद जब वो बाहर आए तो वहाँ मार्क्सवादियों ने उनका स्वागत किया और स्वागत करने के साथ जेएनयू को बंद करने की घोषणा की। बंद करने की घोषणा की तो कुछ 80% लोग ऐसे भी हैं जो देश के बारे में अच्छा सोचते हैं। उन लोगों ने कहा कि हम इस बंद के कॉल को फेल करेंगे। तब उन्होंने बाहर एक क्लास लगाई, बाहर एक प्रदर्शन किया और 3 दिन की एक सेमिनार रखी। वो सेमिनार में अलग अलग विषय लिए गए और विषय यही था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो पहले दिन उन्होंने राष्ट्रवाद पर परिभाषा करना शुरू की। उन्होंने बताया कि भारत में राष्ट्रवाद, भारत राष्ट्र तब तक है जब तक ये ठीक ठाक काम करता है, उसके बाद ये राष्ट्र नहीं रहेगा। दूसरे दिन फिर सभा हुई तो सिंबल ऑफ नेशन क्या होना चाहिए, इस पर विचार किया उन्होंने। सिंबल ऑफ नेशन पे उन्होंने एक भारत माता का चित्र रखा, एक और उन्होंने चक्र रखा। दोनों पर बहस हुई। अंत में भारत माता को, जैसा कि उनकी विचारधारा कहती है, बोले चित्र में एक चक्र रहता है, उसमें एक इक्वलिटी का संकेत है, इसलिए इसको अपन लोग सिंबल रखें। तीसरे दिन उन्होंने भारत एवोल्यूशन ऑफ नेशन, कैसे राष्ट्र बने, इस पर एक बात रखी। तो यूएसएसआर से, चूंकि विचारधारा वहीं से आती है, तो यूएसएसआर से शुरू किया उन्होंने। और वो कहते हैं कि 1948 में भारत ने यूएसएसआर की नकल करके, यूएसएसआर जहाँ 15 देशों को इकट्ठा करके, 15 राष्ट्रों को इकट्ठा करके और वहां पर यूएसएसआर को इकट्ठा एक राष्ट्र बनाया था। ऐसे ही भारत ने भी 1948 में मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ऐसे सारे स्टेट्स को इकट्ठा करके जबरदस्ती, जिसको उन्होंने बोला कि एनेक्शन, ऐसा एनेक्स किया, मतलब उन पर उनका राज्यारोहण किया, उनको अधिकृत किया, ऐसा उनका मानना था। जब युवा ऐसी बातें सुनता है तो उसको ऐसा लगने लगता है कि हाँ, ये लगभग ठीक तो लग रहा है। हमें इन बातों को ठीक करना है, क्योंकि भारत युवाओं का देश है। आज दुनिया में सबसे युवा देश भारत है। हमारे देश में 65% युवा है। चीन को अगर जाके देखें हम, तो चीन में आज यही समस्या है कि वहाँ युवाओं की संख्या बहुत कम हो गई। चीन ने पॉपुलेशन पॉलिसी को एडॉप्ट किए हुए काफ़ी दिन हो गए। 1980-90 के दशक में उन्होंने उसे एडॉप्ट किया था। उस समय हमें ध्यान में आता है कि चीन ने तय किया था कि 1 चाइल्ड पॉलिसी रहेगी। तो इस कारण से वो एक बेटा विवाह करता है तो 2 जो दंपत्ति रहती है, उस लड़के के माँ बाप का, लड़की के माँ बाप का, और उनके भी अगर माँ बाप हैं, यानी दादा दादी हैं, जैसे 6 लोगों का भार एक बेटे पर रहता है। ऐसा युवा वहाँ का युवा विहीन देश होता जा रहा है। हमारे युवाओं की शक्ति को जागृत करने के लिए, उसके वैचारिक अधिष्ठान को पुष्ट करने के लिए आज का विषय है। तो हम राष्ट्र पर बात करना शुरू करते हैं। दुनिया के लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा उस सेमिनार में भी आया था कि
राष्ट्र की उत्पत्ति, राष्ट्र का पहला प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया गया फ्रांस के द्वारा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद 1789 में फ्रांस में क्रांति के बाद राष्ट्र स्थापित हुआ, और उसी समय, उसी के बाद धीरे धीरे और राष्ट्र, आज दुनिया में जितने, उनका वास्तव में जो मानना है वो पॉलिटिको कंट्री, पॉलिटिको नेशन। वास्तव नेशन शब्द की हिंदी राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र जिसको अगर हम परिभाषाओं के फ्रेम में बांधें तो एक बड़े राष्ट्र पर चिंतन करने वाले, विचार करने वाले एंटोनी स्मिथ हुए हैं। उन्होंने एक बात कही है कि मानव समुदाय जिनकी अपनी मातृभूमि हो, जिनकी अपनी समझ और समान गाथाएं हों, जिनका समान एक जैसा इतिहास हो, और जो अर्थव्यवस्था पूरे देश की एक हो, समान संस्कृति हो, अधिकार और कर्तव्य समान हो, ऐसे लोगों का समूह, मानवों का समुदाय राष्ट्र कहलाता है। एक और परिभाषा पर ध्यान देंगे, रूबर्ट एमर्सन, ये एकेडमिक बातें हैं। एक संबद्ध समुदाय जिसकी विरासत समान हो, जो एक जैसा भविष्य पसंद करते हो। बहुत छोटी बात में बहुत बड़ी बात कह, छोटे से शब्दों में बड़ी बात कह दी उन्होंने, जो एक जैसा भविष्य पसंद करते हो। एक और परिभाषा बताऊं, वो परिभाषा क्या है, बल्कि वो हमारे लिए गाइडलाइन है, हमारे लिए मार्गदर्शन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक, जिनका पार्श्व दीवाल पर हमारे चित्र आप देख पा रहे हैं, परम पूज्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिनको श्री गुरु जी के नाम से हम सब जानते हैं, उन्होंने राष्ट्र की परिभाषा के बारे में कहा कि राष्ट्र जन के घटक, समान इतिहास, समान परंपरा, शत्रु मित्र भाव समान, भविष्य की आकांक्षा समान हो, ऐसी भूमि का पुत्र समाज, ऐसी भूमि का पुत्र समाज राष्ट्र कहलाता है। समाज को इस भूमि का पुत्र, ऐसा उन्होंने संबोधन किया। तो हमारे राष्ट्र के बारे में हमारी स्पष्टता हो। और भी कुछ परिभाषाएं, एक परिभाषा मैं देना चाहूँगा आपको, बताना चाहूँगा, जो सर्वोच्च न्यायालय में है, उसमें एक बार एक प्रकरण आया था, जो डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस भारतीय संघ। इस प्रकरण में 3 जज की पीठ थी। पीएन भगवती का नाम हम सब से सुना होगा, अमरेंद्र नाथ और रंगनाथ मिश्र, ऐसे तीनों ने, 1984 की बात है। तब उस वर्डिक्ट में कहा था, इतिहास का यह रोचक तथ्य है कि राष्ट्र का निर्माण ना तो एक समान भाषा के आधार पर हुआ है, न इसके भूभाग पर राजनीतिक सत्ता के लिए निरंतर अस्तित्व के कारण, बल्कि इसका आधार सदियों से विकसित हुई एक समान संस्कृति के कारण हुआ है। यह एक सांस्कृतिक एकता है, देश के लोगों को एकजुट रखने वाले दूसरे बंधनों से ज़्यादा मजबूत है, आधारभूत है, जिसने इस देश को राष्ट्र में पिरोया है। ऐसी एक बड़ी स्पष्ट आख्या और हमारे सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। विंसेंट स्मिथ का भी कथन लगभग इसके आसपास है, परंतु उसमें हम लोग विष्णु पुराण में पढ़ते हैं, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमालयश्चैव दक्षिणम वर्षम तद नाम भारती यत्र संतति। उस विंसेंट चर्च ने भी इसी तरह की कोई बात कही थी, बिना किसी संदेह के भारत के पास अंतर्निहित मूलभूत एकत्व है, जो राजनीतिक प्रभुता या भौगोलिक विलगन से ज़्यादा शक्तिशाली है। यह एकता जाति, धर्म, वंश, रंग, भाषा व रीति रिवाज की विभिन्नताओं को पार करती है। यहाँ वेदकाल से एक ही घोषणा है, पृथ्वी समुद्र पर्यंतः एक राष्ट्र। तो राष्ट्र शब्द का प्रयोग हमने बहुत प्राचीन काल से किया है। एक और ऋषि का बीच में हम वर्णन करेंगे, ऋषि के बारे में बताएंगे कि राष्ट्र के बारे में वो क्या कहते हैं। ये कुछ चीज़ें जो लंबी लंबी चीज़ें होती हैं उनको पढ़ना ही होता है, बाकी चीज़ें हम ऐसे ही आपसे वार्तालाप में करेंगे। ये राष्ट्र को अगर समझना है तो भारत को समझना होगा, क्योंकि दुनिया में तो राष्ट्र की जो मत हैं वो मत अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग तरह के हैं। 4 प्रकार से लोगों ने 4 मतों में राष्ट्र को विभाजित किया है। एक कहते हैं कि भारत राष्ट्र माने जो परिभाषा है वो राष्ट्र की परिभाषा राजनीति पर आधारित हो, राजनीतिवादी हैं। एक अर्थवादी हैं और एक प्रकार है मतवादी, मत यानी संप्रदाय। अर्थवादी यानी क्या? अर्थवादी यानी जैसे हमारे देश में भी और दुनिया भर में फैले हुए समाजवादी या जिनको हम कहें वामपंथी, इनका विचार है कि अर्थ ही सब कुछ है दुनिया में।
इनका अर्थ का स्वामित्व, अर्थ का वितरण अगर ठीक ठाक हो तो राष्ट्र ठीक। दूसरे होते हैं, उनकी सोच यहीं तक है, अर्थात भारत की राजनीति का निर्धारण अर्थनीति के ऊपर होगा, ऐसा उनका कहना है। राजनीतिवादी क्या कहते हैं? राजनीतिवादी कहते हैं राजनीतिक प्रभुत्व ही सब कुछ है, राजनीतिक चश्मे से ही वो धर्म को, अर्थ को, संस्कृति को, सबको देखते हैं। और राजनीतिवादी अर्थ की नीति को भी राजनीति के आधार पर तय करते हैं। इसलिए राजनीतिवादी जब उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करते हैं या जमींदारी प्रथा को समाप्त करके बिना मुआवजा दिए समाप्त करने की कोशिश करते हैं तो अर्थवादी लोग आड़े आते हैं। राजनीतिक लोग राजनीतिक कारणों से ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं, अर्थात संस्कृति और मजहब, इन सब को वो राजनीतिक चश्मे से ही देखते हैं। चौथा प्रकार, तीसरा प्रकार जो दुनिया में राष्ट्र के समझने के लिए चलता है वो है मतवादी, जो दुनिया भर में फैला हुआ है। हमने नाम सुना है, पाकिस्तान हमारे बगल में ही है, हमने नाम सुने हैं ईरान का, इराक का, सब मजहबी राष्ट्र हैं, पंथों के आधार पर, मतों के आधार पर चलते हैं, उनकी शरीयत है, उनका धार्मिक आधार है, इसके आधार पर ही वो मजहब के, शरीयत के आधार पर राजनीति, धन और बाकी सब कुछ निर्धारित करते हैं, धन का वितरण। हम जो मान्यता रखते हैं, जिस बात को हम विचार करने के लिए यहाँ बैठे हैं, वो है संस्कृति पर आधारित राष्ट्र का अवधारणा। वास्तव में राष्ट्र के 3 घटक हम सब बहुत पहले से सुनते हैं, भूमि, जन और संस्कृति। भूमि अर्थात क्या? भूमि अर्थात इस भौगोलिक क्षेत्र को भूमि कहते हैं जहां पर एक जैसा इतिहास, एक जैसी मान्यता, एक जैसे सपने रखने वाले लोग, एक जैसी सोच रखने वाले लोग रहते हैं। अन्यथा भूमि तो ऐसी बहुत सारी हैं, हमने दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र बनते मिटते देखे हैं। अगर राष्ट्र को समझना है तो भारत को समझना होगा, व्हाट इंडिया इज। तो इंडिया के बारे में, विशेषताओं के बारे में 4-5 चीजें हम ध्यान में लाएंगे। पहली चीज, इंडिया इज द, एक सेकेंड, ये बीच में मैसेज इसमें आ गया। इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ दिस वर्ल्ड, हम सब जानते हैं। दूसरी बात, वी आर द ओनली सस्टेनेबल प्योर डेमोक्रेटिक नेशन फ्रॉम ईस्ट यूरोप टू जापान। इस हेमिस्फीयर, इस पृथ्वी पर हम सस्टेनेबल, बाकी सब जगह के लोकतंत्र पैदा हुए, लोकतंत्र समाप्त हो गए, परंतु एग्जिस्ट, सस्टेन कर रहे हैं हम, लगातार हमारा लोकतंत्र चल रहा है। तीसरी बात जो है वो, हमने बहुत सारी सभ्यताओं के नाम सुने हैं, सिविलाइजेशंस के नाम सुने हैं। 3 सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस मानी जाती हैं, चीन की, भारत की और जापान की। बाकी भी हमने मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, ग्रीस, इजिप्ट, इनका, माका, रोमन, माया, ऐसी बहुत सारी जो सिविलाइजेशंस थी वो धीरे धीरे दुनिया में समाप्त हो गई। परंतु हमारी सभ्यता, वी आर द ओनली सिविलाइजेशन विच इज एग्जिस्टिंग विद इट्स ग्रेविटी। हमारी ग्रेविटी के साथ हम अभी भी वैसे ही हैं। सिविलाइजेशन के, सभ्यताओं के मिटने का, बनने का क्रम हम एक बार इनको देखेंगे कैसे। अलामा इकबाल एक कह गए थे, आपने सुना होगा वो शेर, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान। बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ऐसा हमारे देश में कहने वाले नीरज जी, राम राम, अभी मैसेज आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। इस भारत को कुछ बात को ही हमें पकड़ना है। ये कुछ बात कौन सी है, कौन सी बात के कारण हम ऐसा मानते हैं कि भारत आज भी जिंदा है उस राष्ट्र के रूप में, उस वैभव के साथ, जिस वैभव के साथ प्राचीन काल से हम पहचाने जाते थे। चौथी विशेषता भारत की, ओनली मेजर कंट्री, हमारी भारत, इट इज द ओनली मेजर कंट्री इन हिस्ट्री हु नेवर वेंट टू इन्वेशंस, अर्थात हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। आक्रमण नहीं करने वाला देश भारत है। हम गए, हमने, ठीक है, आपने अभी रामायण देखी तो रामायण में क्या हुआ, हमने विस्तार किया, जैसे और देशों ने किया हमने भी विस्तार किया। उनके विस्तार कैसे होते थे, परंतु रोमन एम्पायर, द ग्रेट रोमन एम्पायर, वहां के लोगों के बीच में उन्होंने दुनिया को 2 भाग में बांट दिया था। कोलंबस को कहा तुम जाओ वहां,
और वास्को डी गामा को भेजा अलग। अब कोलंबस जब जाता है तो वहां से वहां की अनुकूलता देखकर, माया सभ्यता के लोगों को देखकर, उनका सीधापन देखकर, उनका पिछड़ापन देखकर कहता है यहाँ पर अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता स्थापित होनी चाहिए। इसलिए वो क्या कहते हैं, सभ्यता को रिप्लेस करते हैं, अर्थात वहां जेनोसाइड अर्थात नरसंहार होता है, भयंकर नरसंहार होता है, करोड़ों लोगों को मार दिया जाता है। और नए रेड इंडियंस आज मिलते नहीं हैं, गाँव में कहीं जंगलों में मिल जाए तो मिल जाए, अमेरिका को पूरा नए वहीं बाहर के लोगों ने जाके, वहाँ बाहर के लोग जाके बसे। एक नया नेशन उनका बनाने का कंसेप्ट ये है, एवोल्यूशन नहीं बल्कि एक इन्वेंशन करके उन्होंने एक नेशन को बनाया। हम क्या हैं, हम जाते हैं तो क्या करते हैं, हम भी कहते हैं क्रनवंतो विश्वमार्यम, विश्व को आर्य बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। राजा रामचंद्र जी गए, अयोध्या से गए लंका, लंका पे चढ़ाई करी, अभी अभी आपने देखा। वहाँ के लोगों में राक्षसों के कारण बहुत भय आतंक था, बहुत प्रजा परेशान थी। उस प्रजा के साथ उन्होंने क्या किया, उस प्रजा की परेशानी दूर करने के लिए उस रावण का वध किया और विभीषण का तिलक करके। जब तिलक करने लगे तो लक्ष्मण जी कहते क्या राम भैया, अपन लोग यहीं रह जाए, भरत जी तो वहां हैं, उनको भी अपना राज्य विस्तारित हो जाएगा। तो क्या कहते राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यद्यपि स्वर्ण की बनी हुई लंका मुझे नहीं पसंद है, मेरे लिए तो यह जननी, हमारी जननी जन्मभूमि जो है वो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हमारे कंब ऋषि थे, कंब रामायण हमने तमिल में सुनी होगी, जब रामानंद सागर बोलते हैं टीवी पर तो आप सुनते होंगे। कंब ऋषि जो है कहे कंबोडिया, कंबोडिया का नाम भी उन्हीं के कारण है, पहले नाम उसका कंबुज होता था कंब ऋषि के कारण। तो कंबोडिया में अभी भारतीय संस्कृति के चिन्ह बिखरे पड़े हैं। अगर आप वहां जाएं तो वहां पर इतना बड़ा मंदिर है कि आप कार से घूमे तो 3 दिन लग जाएं, 3 दिन में घूम पाएंगे। उस कंबोडिया में भारत के कंबु ऋषि जाते हैं, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के लोगों को सभ्य करते हैं, सुसंस्कृत करते हैं, और करने के बाद वहाँ के लोगों को, वहाँ राज्य नहीं करते, वहाँ कोई एनेक्सेशन नहीं करते, वहाँ कोई राज्यारोहण नहीं करते, वहाँ से अपने काम करने के बाद चले आते हैं। आज भी वहाँ पर हमारी संस्कृति जीवित है। ऐसे और भी जगह हैं विश्व में, हमारा बहुत प्रभाव बढ़ता जा रहा है। देखो, राष्ट्र पश्चिम के अनुसार क्या, राज्यों का समुच्चय है, स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, ये सब जो इनकी कल्पना है वो राष्ट्र कोई एक भूभाग और कंट्री यहीं तक सीमित है। वास्तव में राज्य, राष्ट्र और देश, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। देश की बात कहाँ करते हैं तो भौगोलिक सीमाओं से बंधा हुआ एक क्षेत्र। हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य यानी जहां प्रशासन, राजनीतिक इकाई यानी पॉलिटिकल पावर कोई गेन करता है, कोई अथॉरिटी है। और तीसरा जो राष्ट्र है उसका प्राण तत्व है संस्कृति। वहाँ की संस्कृति के जीवित रहने तक राष्ट्र जीवित रहता है, संस्कृति खत्म होने पर राष्ट्र खत्म हो जाता है। और यही कारण है कि इकबाल की उस कविता में जो हम पढ़ रहे थे, उस शेर में जो पढ़ रहे थे, वो देशों का क्या हुआ, जरा विचार करें। मिस्र कहाँ चला गया, मिस्र जहाँ के पिरामिड, जहाँ के ममीज हम विश्व में प्रसिद्ध थी, उस मिस्र में एक समय फरोहा राजा वहाँ राज्य करते थे। वहाँ पर पहुँचे कौन, पर्शियंस ने उनको रिप्लेस कर दिया। फिर अलेक्जेंडर पहुँचे, उसने उनको रिप्लेस कर दिया। आज अरबियों का राज्य हुआ। धीरे धीरे वहाँ मिस्र नाम की चीज, जो वहाँ की भूमि खत्म नहीं हो गई, वहाँ के लोग खत्म नहीं हो गए, परंतु वहाँ की क्या खत्म हो गई, वहाँ की संस्कृति खत्म हो गई। इसलिए मिस्र मिट गया, मिस्र खत्म हो गया। ग्रीक, जहाँ की सेना का आतंक पूरी दुनिया मानती थी, लोहा दुनिया मानती थी, वहाँ के राजा, वहाँ का सेना, साम्राज्य व्यवस्था, एथेंस, स्पार्टा, सुकरात, प्लेटो, सब गायब हो गए। कहाँ चले गए? यह पूरे के पूरे जो उनका वैभव था वो समाप्त होने का कारण केवल वहाँ की संस्कृति के समाप्त होना। रोमन एम्पायर को तो सब क्रिश्चियंस देशों ने सोचा था कि चलो भाई एक सब पोप को मानते अपना साम्राज्य देते हैं, और वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई करते हुए, हमें मालूम है फ्रेंच रेवोल्यूशन और बाकी सब जो कुछ हुआ। रोम में भी, जहाँ का हमने नाम सुना है कि अपोलो देवता होते थे, सूर्य भगवान की पूजा अर्घ होते थे, अनेक ऐसे, अलेक्जेंडर सिकंदर वहाँ से होके निकले थे, पाइथागोरस का, सबका नाम हमने सुना है। वो सब चिन्ह खत्म हो गए। कारण क्या है कि वहाँ की संस्कृति खत्म हो गई, वहाँ की संस्कृति विनष्ट हो गई। तो सबसे बड़ा प्राण तत्व जो होता है वो संस्कृति होती है, जो राष्ट्र को जीवित रखती है। और इसलिए हम जरा विश्व में हमारी
बात कर रहे थे कि राज्यों का समुच्चय, राज्य जो मिलकर और फैले हुए हैं उनको इकट्ठा करना राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र का मतलब तो हमारे देश में, हमारे देश के लोग जो जहां जहां फैले हैं, जितनी जितनी दूर तक फैले हैं, ऐसे भी राष्ट्र हैं जो खत्म हो गए थे परंतु फिर से जीवित हो गए। जैसे भारत की भूमिका कैसी है, भारत की भूमिका के बारे में समझना है तो इजराइल चलना होगा। इजराइल के अलावा एक चलना पड़ेगा अपने को पर्शियंस के पास। आज दुनिया में पारसियों का कोई भूमि नहीं है, कोई देश नहीं है। पर्शियंस खत्म हो गए दुनिया से, लेकिन पर्शियंस भारत में है। रतन टाटा का नाम आपने सुना है, वो खुश हैं, वो भारत के नागरिक, अभिमान के साथ अपने को भारत के नागरिक मानते हैं। दुनिया से खत्म कर दिया लोगों ने, जब सभ्यताओं की लड़ाई हुई है उन सब खत्म हो गए। हम जाते हैं इजराइल के पास। इजराइल का पूरे दुनिया ने निरादर किया। वहां के शरणार्थी जहां जहां गए वहां से उनको एक्सपेल किया गया, हटाया गया। कैसे हटाया गया? तो 1850 साल तक उन्हें निष्क्रमण झेला। एक बार 1580 वर्ष का, एक बार 200 वर्ष का, एक बार 50 वर्ष का। 135 ईस्वी पूर्व तक वो निष्क्रमित होते रहे, यानी हटाते, जब घर से उनको बाहर करते। अभी जाके 14 मई 1948 को उनका देश फिर से, राष्ट्र फिर से स्थापित हुआ। लेकिन एक बात थी, दृढ़ इच्छा शक्ति। हमारे साथ क्या है, हमने आज बांग्लादेश, पाकिस्तान फैले हुए हमारे चिन्ह। आज बांग्लादेश में चले जाओ, ढाकेश्वरी मैया है। आप पाकिस्तान में चले जाओ, पाकिस्तान में हिंगलाज मैया है। आप अफगानिस्तान में चले जाओ तो अफगानिस्तान में हमारे एक भरत राजा हुए हैं, आपने सुना है, राम के भाई भरत का नाम। भरत के 2 पुत्र हुए, पुष्कर और तक्षक। पुष्कर ने बसाया था एक नगर पुष्करवती, और तक्षक ने बसाया था तक्षशिला। तक्षशिला का इतिहास आप सब जानते हैं। पुष्करवती जो तीर्थ है वहां पाणिनि पैदा हुए थे। पाणिनि जो हमारे व्याकरणाचार्य हैं, दुनिया को जिन्होंने व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की शिक्षा दी, वो पाणिनि कहाँ पैदा हुए थे? तो पुष्करवती में। वो पुष्करवती आज पाकिस्तान में है। अब हम अफगानिस्तान में हैं। नरसिंह भगवान का अवतार जहाँ हुआ था, प्रहलाद का मंदिर है, वो पाकिस्तान की मूल स्थान हम जिसको कहते हैं वो मुल्तान में है। ऐसे हम फैले हुए हैं, हमारा सब संस्कृति फैली हुई है। वो फैली विस्मरण करने के लिए नहीं है, वो कभी ना कभी हमारे, हम जब बात करते हैं ज्यूस की, ज्यूस ने क्या, एक ज्यूस लिखता है, जब पूरी जगह से ठुकराए गए थे इजरायली तो भारत में शरण मिली थी, तो ज्यूस ने लिखा था कि वी गॉट अवर शेल्टर इन इंडिया ओनली। भारत ही ऐसे स्थान था जहां पर हमें शरण मिली, वहां पर हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। फॉरगेट अबाउट एनी परसिक्यूशन, वी नेवर फेल्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन इवन। अर्थात हमारे प्रताड़ना की तो बात छोड़ दो, हमें कभी किसी प्रकार का अलगाव भी महसूस नहीं हुआ। भारत ने इस प्रकार से हमको रखा। हमारे देश में तो लोग आए और यहाँ के होते चले गए। हम जानते मेनेंडर के बारे में सुना है, हमने अलेक्जेंडर के बारे में सुना है, हमने कनिष्क के बारे में सुना। सब यहाँ कनिष्क अफगानिस्तान में आज कनिष्क होटल है। कनिष्क ये सब भिक्षुक बन गए, कोई श्रमण बन गए, ये सब हमारे देश में आकर हमारे देश की संस्कृति में विलीन हो गए। परंतु बाकी देशों में उनको इस प्रकार की शरण, इस प्रकार का आश्रय नहीं मिला। हम जरा विचार करें, अगर कोई आपसे पूछे एक देश ऐसा बताओ, इस्लाम के बारे में बात करते हैं, एक देश ऐसा बताओ कि जिस देश में सभी धर्म रहते हों। केवल एक देश है दुनिया में, भारत। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर आर लिविंग ऑल द रिलीजन्स। और अगर एक और बात इस्लाम के बारे में करें कि 72 फिरके हैं इस्लाम के, 72 टुकड़े हैं, 72 प्रकार के उनके कुनबे हैं। पूरे 72 के 72 कुनबे भारत किसी भी इस्लाम देश में नहीं मिलेंगे आपको, पूरी दुनिया में किसी देश में नहीं मिलेंगे। भारत में ही ऐसा देश है, भारत ही ऐसा देश है जिसमें पूरे 72 के 72 इस्लामी कुनबे, इस्लामी फिरके पाए जाते हैं। और इसलिए दिनकर और वासुदेव शरण अग्रवाल जी का उल्लेख करूंगा। दिनकर तो कहते थे कि भारत तो संस्कृतियों को पचाने के और लोगों को अपने आत्मसात करने के मामले में एक खरल जैसा है। जैसे भारत के गांव में एक खल्ल मूसल होता ना, जिसमें मसाला कूटते हैं, बस बोले उस खरल में सभी मसाले मिलकर अपनी गंध, अपना वो छोड़कर एक नई चीज पैदा कर लेते हैं, नया फ्लेवर आ जाता है।
और इसीलिए हम कभी ऑर्थोडॉक्स नहीं हैं, हम हमेशा परिवर्तनशील रहे। हमने अपना विचार को युगानुकूल रखा है, कभी जड़ नहीं बनाया विचार को। इसी प्रकार से हम देखते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल इसको और अच्छी एक उपमा देते हैं कि भारत में जैसे पत्थर नदियों में होते हैं, अगर उनके कोने निकले होते हैं और कोने निकले होते तो गंगा नदी में बहते बहते वो पत्थर धीरे 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 और गोल हो जाता है, शंकर बन जाता है, गंगलोट बन जाता है। हमारे देश में भी विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न देशों के लोग आकर भारत में विलीन हो गए, भारत के जैसे हो गए। ऐसा विचार हमारे भारत के संस्कृति के बारे में, भारत की समृद्धि के बारे में हम जब करते हैं तो हमें ध्यान में आता है। एक मूल अंतर यह है कि हम विविधता में, वो क्या कहते हैं, विविधता में एकता, नारा लगता है ना, विविधता में एकता भारत में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे भाई बांट दिया आपने लोगों को। सिख सब हिंदू धर्म के नाम कहाँ मिलता है भैया? गोविंद, कौन है गोविंद नाम का? हिंदू होता है भैया। सब बांट दिए, सब फिरकों में बांट दिए। हम विविधता ढूंढते हैं एकता में, जबकि हम वास्तविक क्या है, उस विविधता में एकत्व, समानता की बातें कौन सी, उनको खोजने पर भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण का निर्माण होता है। सारे ईसाई धर्म पर आधारित जो डाइवर्सिटी, जिनकी विविधता थी, उस विविधता के कारण समाप्त हो गए। फ्रांस में 3 प्रकार के और नस्लें पाई जाती थी, रेस पाई जाती थी। जर्मनी में 2 प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग थे। ब्रिटेन को देखो तो ब्रिटेन में भी आज भी संकट है वहाँ। आयरलैंड, स्कॉटलैंड तनातनी मचाए हुए, मैं अलग होऊंगा, मैं अलग होऊंगा। और वो हमेशा, कारण क्या, वो कोई वहाँ धर्म का आधार अलग नहीं है, सब ईसाई हैं। अगर ईसाईयत ही धर्म ही आधार होता तो सारे ईसाई देश इकट्ठे होते। यूएसएसआर के तो 15 टुकड़े हो गए, यूगोस्लाविया के 7 टुकड़े हो गए। और ये अगर राष्ट्र ऐसे, इनको ही राष्ट्र कहते हैं जो टुकड़े होते जाते हैं, इनको ही नया राष्ट्र उदय करना कहते हैं, तो जरूर भैया 30-35 साल अभी जो निकले हैं पिछले वाले, इनमें 50 राष्ट्र बन गए देश दुनिया में। ये राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र तो सनातन होता है। हमारा नेशन का कंसेप्ट जो है वो जियो कल्चरल नेशन का है, भू सांस्कृतिक राष्ट्र हमारा होता है, जिसको कोई पॉलिटिकल कंट्रोलर नहीं होता। यानी कोई लैंड ऐसी नहीं है जिसको कंट्रोलर, एक अथॉरिटी है जो सिंगल अथॉरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी है जो इसको कंट्रोल कर रही हो। कहीं कुछ भी रहा हो, देश में किसी का भी शासन रहा हो, हमारा राष्ट्र जिंदा रहा। क्योंकि राष्ट्र ऐसा है, जैसे मान लो आप राम को मानते हो, राम की भक्ति करते हो, तो क्या करते, राम की भक्ति करने वाला यहां से लेके और अयोध्या से लेके कहां तक, राम सेतु तक, राम के मंदिर, रामनाथ मिल जाएगा, राम कुमार मिल जाएगा, राम 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 करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। शिव भक्त हो आप तो रामेश्वरम से लेके आप चले जाओ केदारनाथ तक, आपको मंदिर ही मंदिर मिल जाएंगे शिव के पूरे भारत में। आप शक्ति को मानते हो, देवी को मानते हो, तो वैष्णो देवी से लेकर और आप चले जाओ कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। आप मुंबा देवी से लेकर चले जाओ कामाख्या तक, सब जगह देवी की प्रतिमा, देवी की उपासना करने वाले लोग मिलते हैं। हमें कहीं बांधा हुआ है इनने। हम कभी गणेश पूजा करते तो पूरे भारत में गणेश पूजा होती है। हम कभी दुर्गा पूजा, दुर्गा के पंडाल लगते हैं गांव गांव में। हम कभी कांवर यात्रा निकालते तो करोड़ों लोग कांवर यात्रा में दिखाई देते हैं। कुंभ लगता, ये सब हमारी सरकार नहीं करती थी। अभी जरूर कुंभ में हमारी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ काम किया, लेकिन वो सामाजिक अंग होकर, एक राजा की तरह नहीं। हमारे राजा की तो परिभाषा ही दूसरी थी। हम प्राचीन काल में जाएं तो एक श्लोक सुनते हैं, न राजा न राज्यम न च राजासीत, न राजा था और न राज्य था, न दंडो न च दांडिकः, धर्मेण स्वमेव प्रजा रक्षन्ति सर्वा रक्षन्ति एव परस्परम। अर्थात न राज्य था न राजा था। राजा को जनता के दबाव में काम करना होता था। एक साधु होता था जो दूर कुटिया में रहता था, जब राज तिलक होता था तो चांवर मारता था एक, मैं उस चांवर से कहता था, वो 3 बार पूछता था, को दंडोसी, को दंडोसी। राजा जवाब देता था, धर्म दंडोसी, धर्म दंडोसी। कौन मुझे दंड देगा? तो धर्म तुम्हें दंड देगा, ऐसा बोलते थे। तो राजा का ऊपर भी जनता का प्रतिनिधि, गांव में रहने वाला फक्कड़ी लंगोटी वाला एक साधु हुआ करता था, जिसके पास शक्ति होती थी, सत्ता का पावर होता था, सत्ता को बड़ा समझाने बताने का बात होती थी।
तो हम वास्तव में विचारों में, संस्कृति में राष्ट्र को मानते हैं। ननकाना साहेब है, कौन भैया वहां की चिंता करता है? भारत के लोग, भारत के लोगों की चेतना में ननकाना साहब है। पाकिस्तान कोई उसको देखता है क्या? राष्ट्रगान हमारा है। अभी कुछ लोग चले गए थे सुप्रीम कोर्ट कि भैया ये पंजाब सिंध गुजरात या अलग अलग सिंध पंजाब तो अब हमारे नहीं रह गए। अरे भैया चेतना में रहेंगे तब ना। हम सेटल्ड फैक्ट मान लेंगे कि हमारे नहीं रह गए तो गड़बड़ है ना। हमें मानना पड़ेगा कि एक दिन आएगा जब हम फिर से भारत इकट्ठा होगा। कंबोडिया से कम ऋषि के वहाँ पर जो हमने बात बताई, वहाँ भी भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति विराजमान थी। लंका, यहाँ पर तो अभी सीता जी के बहुत सारे वो मिलते ही हैं। हम थाईलैंड और इंडोनेशिया की बात करें, वहाँ भारतीय संस्कृति के चिन्ह बिखरे पड़े हैं। रामलीला होती है वहाँ पर, वहाँ का राजा, वहाँ गणेश वहाँ के नोट पर छपते हैं। सरस्वती पूजा होती है जब कोई पढ़ने की पढ़ाई शुरू करता है। ये सब वो कहते हैं हमने धर्म बदला है परंतु अपनी संस्कृति नहीं बदली। संस्कृति के रूप में हम भी आज भारतीय, हम वैसे ही हैं। भारत के लोग दुनिया भर में प्रभावी हो रहे हैं। पहले आक्रमण दूसरे प्रकार के होते थे, कब्जा करने की, एनेक्सेशन दूसरे प्रकार से होता। आज कैसे होता है? आज पावर के साथ। अब चीन ने अपने बहुत सारे कैदियों को युगांडा में रख दिया। छोटे छोटे देशों पे कब्जा कर रहे हैं वो। 1 साल तक तुम वहाँ हमारी नज़र में रहोगे, फिर वहाँ के शासक हो जाओगे। ऐसे धीरे धीरे फैल रहे, बौद्धिक संपदा फैल रही है। बौद्धिक संपदा की बात में हम ध्यान करें कि अपने जो दुनिया भर के देश हैं, अगर एक बार अभी यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2009 रिपोर्ट, 2019 एक रिपोर्ट जारी हुई थी, जिस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 175 लाख प्रवासी हैं, भारतीय प्रवासी है। भारतीय प्रवासी दुनिया भर में फैले हैं, लगभग 2 करोड़, 2.25 करोड़। इस 2.25 करोड़ में अगर ध्यान करें कि ये भी भारत के राष्ट्रों को जी रहे हैं, वहां पे उनका प्रकटीकरण होता है। कैसे प्रकटीकरण होता है? दुनिया के सभी देशों में अभी अगर पूरे दुनिया में एक देश से दूसरे देश में, दूसरे से पहले में, ऐसे अगर पूरे गिने जाए तो कुल मिला के 27 करोड़ प्रवासी होते हैं। प्रवासी 2 प्रकार के होते हैं। भारत के प्रवासियों की बात करें तो नॉन रेजिडेंस इंडियन, NRI, और दूसरे PIO अर्थात पर्सन्स ऑफ इंडिया और इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन्स के पर्सन्स की बात करें तो आज ब्रिटेन में हमारा वित्त मंत्री है, हमारा रक्षा मंत्री है। हम अमेरिका में 5 सांसद हमारे हैं। हम अगर बात करें तो अमेरिका में तो ये हाल है कि 12% वैज्ञानिक भारत के ही हैं। वहाँ पे नासा इतना बड़ा सेंटर है स्पेस का, रिसर्च का, उस नासा में 36% भारतीय वैज्ञानिक है। कब्जा कर लें अगर चाहें, जब चाहें तब। 38% डॉक्टर, चिकित्सक जो पूरे अमेरिका में है, उनका 38% चिकित्सकों का हिस्सा भारतीयों का है। और वो बहुत अच्छे से वहाँ अमेरिका की सेवा कर रहे हैं क्योंकि उनके संस्कार वैसे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टर कार्ड, नोकिया, एडोबी, आपने सुना है इन सब चीज़ों का नाम। इनके CEO भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं अथवा भारतीय हैं। सुंदर पिचाई, नडेला, आपने सुने होंगे नाम सब। तो ये सब आज भारत की प्रतिभा को, भारत की बौद्धिक संपदा को विदेशों में प्रदर्शित कर रहे हैं और वहाँ पर उनको लाभ दे रहे हैं। बौद्धिक संपदा पर थोड़ा विषयांतर होगा, परंतु विषयांतर होने में फर्क नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण, एक नाम है राजीव मल्होत्रा, कम लोगों ने सुना होगा। राजीव दीक्षित का नाम बहुत सुना है। राजीव मल्होत्रा एक हुए हैं जो बौद्धिक संपदा के अधिकार में भारत का हिस्सेदार, यानी भारत की जो रॉयल्टी है उसको प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में और आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं और प्राप्त कर रहे हैं। एक किस्सा सुनाया उन्होंने। वो एक बार देहरादून में अपनी मालिश करा रहे थे शरीर की। मालिश सबसे अच्छी करने वाले लोग होते हैं केरल में। तो केरल में उन्होंने, केरल के लोग ही थे वो देहरादून में, और वो मालिश कर रहे थे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा उस तेल वेल का मालिश करने से। तो उन्होंने पूछा, भैया ये कौन सा तेल है, कुछ बदल के कर रहे हो क्या? बोले नहीं नहीं साहब, ये तो बहुत ही स्पेशल तेल है, थोड़ा सा दोगे क्या? बोले नहीं नहीं, देते नहीं है सर। अरे बोले यार थोड़ा दे, तो बहुत मेहनत, बहुत महंगा करके उन्होंने एक छोटी सी बोतल दी उन्हें। उसके छोटे अक्षरों में जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा था अवेदा अमेरिका, यानी कंपनी का नाम अवेदा था और अमेरिका की कंपनी थी। उस कंपनी को उन्होंने, अवेदा कंपनी के पीछा करते करते उसके MD के पास पहुंच गए। MD से बात करी कि भैया आपका ये अवेदा कंपनी क्या बनाती है? तो उन्होंने कॉस्मेटिक्स बनाती है, तेल और ये सब चीज़।
आजकल दुनिया की उस समय वो लार्जेस्ट सबसे बड़ी कंपनी थी, अभी उसको टेक ओवर किया ब्रिटेन की एक कंपनी ने, परंतु उस अवेदा कंपनी के बोले इसका बारे में कुछ बताओगे? हाँ, बोले इसके फाउंडर जो थे वो भारत जाया करते थे, भारत में मंदिरों को और ध्यान और मुनि ऋषियों से मिलने के लिए जाया करते थे। तो एक बार गए वो तो बीमार पड़ गए, एक गांव में बीमार पड़े तो वहाँ के एक वैद्य ने उनको एक पाउडर चूर्ण दे दिया, वो चूर्ण खाने से ठीक हो गए वो 2 घंटे बाद। तो उन्हें लगा कि यार ये क्या चमत्कार है, तो उनसे कहा कि थोड़ा सा चूर्ण हमें दे दो घर में, तो ले जाके वहाँ अमेरिका ले गए, जब बीमार हो तो खा ले, लोगों को खिला दे, लोग ठीक हो जाए। पहले एक बार आते थे, 3-3 4-4 बार आने लगे, भारत आगे वो चूर्ण लेके जाए, और ऐसे कर करके वो वैद्यराज ने और भी दवाइयाँ बताई तो और भी ले जाने लगे, तो वहाँ के लोगों को लाभ होने लगा, अमेरिका के लोगों को। एक बार अमेरिका के लोग, उनके मित्र बैठे थे, बोले यार ये कौन है, कहाँ से लाते हो? उनको वैद्य जी को यहीं ले आओ ना, अपन यहाँ उगाएंगे। वो ले आए, उनको उठा के उनको खरीद लाए या उनको मना लाए, जैसा कहें वैसे ले जाके वहाँ ले गए। उन्होंने वहाँ जब जड़ी बूटियाँ उगाई, उनसे उत्पादन हुआ, उनसे नए नए कॉस्मेटिक मटेरियल्स बने, और वो कॉस्मेटिक मटेरियल्स इतने प्रभावी थे कि उन्हें दुनिया में नंबर 1 की कंपनी अवेदा को बना दिया। अब राजीव मल्होत्रा जी पूछते हैं उस व्यक्ति से कि भैया ये अवेदा नाम कैसा है? अरे बोले कुछ नहीं साहब, वो आपका आयुर्वेदा है ना, उसका बीच बीच का हटा दो, बस अवेदा हो जाता है। तब राजीव दीक्षित के ध्यान में आया कि हमारी ऐसी कितनी बौद्धिक संपदा है जिसका उपयोग विदेशी लोग कर रहे हैं। मैंने यह उदाहरण इसलिए दिया कि हमारे यहाँ देश की संस्कृति इतनी उदार है कि हम अपनी चीज़ों को विश्व के कल्याण के लिए और मुफ्त में देते रहते हैं, जबकि हमारी नीम को, हमारी दतोन को और ब्रिटेन में 45 पाउंड में बेचने के लिए और स्टॉल में रखा जाता है। तो इस प्रकार से देश भर की जो घूमने पर, जो जानने पर, संस्कृति के बारे में समझने पर हम देखते हैं, तो जोड़ने वाले तब तो हमारे ये इतने मेले हमने जिनका वर्णन किया, इतनी सारी चीज़ें। इन अमेरिका, हाँ प्रभाव की बात करें तो अमेरिका में आज प्रभाव ये है, वैसे तो अपना विदेश मंत्रालय कहता है 40 करोड़ प्रवासी भारतीय, 4 करोड़ प्रवासी भारतीय सब जगह हैं, परंतु ये रिपोर्ट को कभी हम देखेंगे, ठीक करेंगे और ये अंतर क्यों है। लेकिन यूएन के अनुसार 2.25 करोड़ भारत के अब जो प्रवासी लोग हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो ब्रिटेन में हो, चाहे वो दुबई में हो, अब टैक्सी नहीं चलाते, अब कोई वो छोटे मोटे मजदूरी नहीं करते, अब वहाँ बौद्धिक काम करते हैं। हमारे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भारतीय जो प्रवासी रहते हैं, उन प्रवासियों की औसत आय $72 लाख है, वार्षिक आय, और वहीं अमेरिका की औसत आय, एक व्यक्ति की आय $37 लाख है। इतना अंतर है भारत के और उनकी बौद्धिक, आधे दूने का लगभग अंतर है। तो राष्ट्र ये महान, ये हमारी वहाँ पर इस स्थिति को हमने कैसे प्राप्त किया, तो उसके पीछे हमारा विचार, हमारी संस्कृति है। संस्कृति कैसी उदात्त है, क्या कहती है वो, तो उनके कुछ वाक्यों को, कुछ बातों को हम जाने। हम कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीता मागर्धा कश्चित सद्दनम। हमारी संस्कृति के 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। हिंदू संस्कृति की बात करें, 3 महत्वपूर्ण बातें। ईश्वर सब में है, चर में अचर में सब में है, और ईश्वर समान अंश में सब में है, समान अंश में, जितना हम में उतनी पशु में उतनी जानवर। इसीलिए ना हमारा एकनाथ जी दौड़ते थे, एक कुत्ता उनकी रोटी उठा के ले गया तो घंटी घी की लेके दौड़ उसके पीछे, अरे महाराज वो घी तो लगा देते। तो क्यों? क्योंकि उस कुत्ते में प्रभु के दर्शन करते। ये एक और उदाहरण देने का मोह भंग नहीं कर पा रहा हूँ। इंग्लैंड में एक बार एक प्रदर्शनी लगी, उस प्रदर्शनी को भारत के एक वहाँ पर पार्षद थे, उन पार्षद ने लगाया, मेयर साहब भी देखने आए उसको, जो मेयर थे उस नगर के, लंदन के। तो मेयर ने उसमें जरा एक चित्र देखा। चित्र में क्या लगा था? चित्र में एक लड़का था, युवक था, कंधे पर एक डंडी में 2 टोकरी फंसाया था, एक तरफ एक बुढ़िया, एक बुढ़ा बैठा। आपकी ध्यान में आ गया होगा तुरंत। उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन है? बोले ये श्रवण कुमार है। क्या कर रहे हैं? बताई कहानी। अरे बोले इतनी उदात्त भावना, इतनी अपने माता पिता के प्रति सम्मान। थोड़ी आगे गए तो शिवी का चित्र था, कबूतर एक पलड़े पर रखा है, अपना मांस काट कर दूसरे पलड़े पर चढ़ा रहे हैं। बोले ये क्या है? उन्होंने शिव की कहानी सुनाई, राजा शिव की। अरे बोले ऐसा व्यक्ति जिनके मतलब अपने पशुओं के प्रति, प्राणियों के प्रति इतनी दया भाव, इतना करुणा भाव, ये हमारी संपत्ति है।
तब बोले यार ये कहानियां अपने पाठ में क्यों न रखते। बुलाया उन्होंने शिक्षा मंत्री को, उनके पास बात रखी और नगर के पाठ्यक्रम को बदला और पाठ्यक्रम को बदल के दोनों तीनों कहानियां उसमें डाली। हमारी संस्कृति विश्व में इस प्रकार से धीरे धीरे जहां जो अध्ययन कर, दुनिया में अगर तुम्हें जाना है तो कुछ सैर सपाटा करना है, एंजॉयमेंट करना है तो कहीं भी चले जाओ, लेकिन अगर ज्ञान प्राप्त करना है, ध्यान के बारे में जानना है, योग के बारे में जानना है, आयुर्वेद के बारे में जानना है, तो दुनिया का व्यक्ति भारत में ही आता है। भारत ही इन सब के लिए श्रेष्ठतम स्थान है। सर्वभूते हम वसुधैव कुटुंबकम मानने वाले लोग हैं। हम लोग एकम सत विपदा विप्रा बहुधा भवन्ति ऐसा मानने वाले, एक ही सत्य है। अलग अलग लोग, हम एक ही व्यक्ति को चाचा कहता, कोई फूफा कहता, कोई मामा कहता, भैया तुम भी ठीक, तुम भी ठीक। तो शंकर को मना रहे, तुम कृष्ण को मना रहे, तुम राम को मान रहे, सब ठीक है, कोई गलत नहीं है, सब एक ही ईश्वर तक जाती है। आकाशात पतितो सलिलम, आकाश से अगर सभी नदियां कहाँ पहुंचती, समुद्र में पहुंचती हैं, पानी गिरता है। ऐसे ही हमारे सब लोग एक ही जगह पहुंचते हैं। अरे हम तो और भी धर्मों को और भी पंथों को मान लेंगे, ये भी हमारे पंथों में से है। तो ऐसे हम एकम सत विप्रा बहुधा भवन्ति मत बोलने वाले लोग हैं। ऐसी हमारी उदात्त संस्कृति है, जिस संस्कृति ने पूरे विश्व को अपने आंचल में समेटा है। कोई एक छोटी सी बात नहीं, कोई एक जगह नहीं, सब लोगों को हम अपना मानते हैं। और कितनी पुरानी, तो ऋग्वेद में एक श्लोक आता है, एक ऋषि कहता है राष्ट्र शब्द का प्रयोग करते हुए, भद्रम इच्छा ऋषिः स्वरविदस्तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बल मोजश्च जातम तस्मई देवा उपसम नमंतु। अर्थात ये भद्रम इच्छा यानी क्या, करुणा दया। वेद व्यास ने पूरे ग्रंथ लिख डाले और आखिरी में क्या कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वये परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। धर्म की व्याख्या कैसे करते हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात 10 लक्षण है धर्म के। इन 10 लक्षणों का वर्णन करते हैं। ऋषियों ने बहुत इन्वेंशन किए हैं, बहुत खोज की हैं, बहुत धीरे धीरे इवॉल्व हुई है ये संस्कृति, धीरे धीरे अपना रूप में प्राप्त हुई है और इतनी उदात्त हुई है कि आज दुनिया इसकी बातों को मानती है, दुनिया में स्थापित है। इस संस्कृति के कारण, इस भाव के कारण, इस राष्ट्र भाव के कारण यह देश दुनिया में मानने जाने वाला देश है। दुनिया में मान्यता, दुनिया में भारत के बारे में अच्छा भाव रखते हैं। केवल हमारे भारत में ही कुछ ऐसी विचारधाराएं आ गई जिन्होंने इसका विरोध किया, प्रतिरोध किया है, और वो कहते हैं कि भैया ये राष्ट्र है, ये द्विसंस्कृति राष्ट्र है, द्विसंस्कृति राष्ट्र है या बहुसंस्कृति राष्ट्र है। हमारे दीनदयाल जी कहते हैं कि एक देश एक संस्कृति, एक राष्ट्र एक संस्कृति। हमारे देश की संस्कृति इस प्राण तत्व है इस राष्ट्र का। यह जब तक जीवित है तब तक भारत जीवित रहेगा। जब संस्कृति मर जाएगी तो भारत मर जाएगा। भारत को जिंदा रखना है तो संस्कृति को जिंदा रखना होगा। इतनी बात कहते हुए अपने संस्कृति पर प्राण न्यौछावर करने वाले उन महान हकीकत राय, वीर बंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को याद करते हुए अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।